बच्चों, आज हम लोग हिंदी में ये अध्ययन करेंगे क्रिया का। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का जो लेसन होगा वह क्रिया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा हिंदी है ये संस्कार हिंदी भाषा में अधिक है। तो पहले दरअसल बच्चों को जो हिंदी पढ़ाया जाता है या हिंदी भाषा में जो कुछ पढ़ाया जाता है बच्चों को उससे संस्कार मिलता है। तो दरअसल हिंदी बहुत ही उपयुक्त विषय है। हिंदी में ये जैसे समीक्षा अधिकारी के लिए, ये सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, यूपीपी के लिए, उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए, उत्तर प्रदेश एसआई के लिए, लेखपाल के लिए, शिक्षक के लिए, शिक्षक मतलब जैसे नवोदय का हुआ और सेंट्रल हुआ, वन विभाग के लिए, अन्य सभी के लिए, मतलब बहुत सा हिंदी पेपर में आता है। पेपर बहुत से ऐसे पेपर होते हैं, अधिकांश पेपर ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी की आवश्यकता होती है। तो हिंदी से हमें दो फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अधिक से अधिक परीक्षा में हिंदी पूछा जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि हिंदी भाषा से हमें संस्कार अधिक मिलता है। तो बच्चों, इसलिए हिंदी पढ़ना अति आवश्यक है। आज हम लोग हिंदी में ये जो लेसन हम लोगों का है ये 6 है और उसका नाम है ये क्रिया। आइए हम लोग क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, पढ़ाई लिखाई जो होता है ये कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई जो होता है ये रुचि पर निर्भर करता है। तो इसमें रुचि यानी रुचि तब बनता है जब विषयों का सिस्टम बनता है। आपको जो भी तैयार करना है, जैसे हिंदी आपका तैयार करना है तो बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक नियम बनाओ कि हमें हिंदी कैसे पढ़ना है और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी में क्रिया की बात करेंगे। अब एक क्रिया क्या है? जो काम होने को बताता है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम किस अवस्था में हो रहा है, ये बात कौन बताता है? क्रिया। काम के होने का बोध कराता है। काम के या काम होने को बताता है। या क्रिया हम किसे कहते हैं? जो शब्द काम के होने का बोध कराता है। जो शब्द काम के होने का बोध कराता है उसे हम ये क्रिया कहते हैं। अब बात करें क्रिया की, तो क्रिया की उत्पत्ति जो है ये धातु से हुई है। क्रिया की उत्पत्ति जो है ये धातु से हुई है। अब स्टूडेंट, बात करें ये धातु क्या होता है? धातु का मतलब ये जैसे क्रिया की जो जननी है, क्रिया की जो जननी है उसे हम धातु कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, मूल धातु और यौगिक धातु। दो रूप कहते हैं इसका। ये धातु के कितने रूप हुए? दो। पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। यदि हम बात करें बच्चों कि जैसे मूल धातु में लिख, इसका हो जाएगा यौगिक में लिखा, लिख का लिखा। इसका चल यौगिक में हो जाएगा चला। इसका पढ़, तो पठ धातु से है पढ़, तो इसका हो जाएगा पढ़ा।
और हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जैसे ये खेल, तो इसका हो जाएगा खेला, इसका खेल तो इसका हो जाएगा खेला। देखिए जो क्रिया की जननी है, क्रिया की माँ है, उसे हम धातु कहते हैं। धातु दो रूप में मिलता है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु में लिख, यौगिक धातु लिखा, मूल धातु में चल, यौगिक धातु चला, मूल धातु में पढ़ और इसका पढ़ा, मूल धातु में खेल, यौगिक धातु इसका खेला हो जाएगा। इस प्रकार धातु के जो रूप हैं वो दो हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। जैसा कि हम लोगों ने देखा, मूल धातु में लिख का यौगिक धातु लिखा हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं धातु के प्रकार। धातु के प्रकार कितने हैं? ये 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला सामान्य धातु, दूसरा व्युत्पन्न धातु। अगर हम बात करते हैं तीसरा का नाम धातु, चौथा का बात करते हैं सम्मिश्र धातु। यदि हम पांचवा का बात करते हैं तो यह अनुकरणात्मक धातु। देखिए बच्चों, जो धातु के प्रकार है, जो धातु का प्रकार है वो 5 है। पहला सामान्य धातु, दूसरा व्युत्पन्न धातु, और तीसरा ये नाम धातु, और चौथा सम्मिश्र धातु, और पांचवा अनुकरणात्मक धातु। तो धातु जो होता है ये क्रिया की जननी होती है। क्रिया की उत्पत्ति इन धातुओं से होती है। धातुएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला सामान्य धातु, दूसरा व्युत्पन्न धातु, तीसरा नाम धातु, चौथा सम्मिश्र धातु, और पांचवा अनुकरणात्मक धातु। अब हम स्टूडेंट बात करें ये सामान्य धातु का, तो जैसे सामान्य बात होती है पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब ये सामान्य धातु। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से, जैसे लिख, पढ़, खेल, इसमें ना लगा दे, लिखना, पढ़ना, खेलना, तो ये सब धातुएं सामान्य धातुएं होती हैं। अब हम बात करें जैसे ये व्युत्पन्न धातु, तो इनसे लिख से लिखवाना, पढ़ से पढ़वाना, खेल से खेलवाना, तो ये सभी जो हो जाएगा ये व्युत्पन्न धातु। लिखवाना, पढ़वाना, खेलवाना, ये सभी व्युत्पन्न धातु हो जाएगा। बात करें हम ये नाम धातु का, तो नाम धातु में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दो। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा के, लालच के ललचाना, बात के बतियाना, हाथ के हथियाना, ये हमारा नाम धातु हो गया। जैसे ये लालच का ललचाना, बात के बतियाना, हाथ का हथियाना, मतलब इसमें आना लगा देते हैं। बात के बतियाना, हाथ के हथियाना, लालच के ललचाना, ये नाम धातु हो गया। बात करते हैं सम्मिश्र धातु का। ये सम्मिश्र धातु क्या होता है बच्चों, जैसे होना, मतलब करना या होना की बात होती है। जैसे बात करें कम होना, सम्मिश्र धातु में करना या होना की बात होती है। जैसे कम होना, ये जैसे हम इसे कहें करना या होना की बात होती है। जैसे कम होना,
उत्तम होना, ये धीरे धीरे करना, ये कहते हैं दवा खाना, ये कष्ट देना, पी जाना, चक्कर मारना, ये सभी जो होता है ये सम्मिश्र धातु होता है। अब स्टूडेंट सम्मिश्र धातु में क्या होता है, जैसे कम होना, ये धीरे धीरे होना, जल्दी जल्दी होना, उत्तम होना, पी जाना, चक्कर मारना, दवा खाना, कष्ट देना, ये सभी जो है ये सम्मिश्र धातु में होता है। बात करें अनुकरणात्मक धातु में, जैसे भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्नाना, और हिन हिन से हिन हिनाना, और खटखट से खटखटाना, टन टन से टन टनाना। ध्वनियों के अनुकरण की बातें यहाँ होती है, अनुकरणात्मक धातु कहलाते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए, ये तो बात रही एक क्रिया की जननी जिसे हम धातु कहते हैं। धातु 5 प्रकार की होती है। स्टूडेंट मैंने उसे एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं एक क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब बच्चों बात करेंगे हम अकर्मक क्रिया का जो जवाब होता है ये कौन से मिलता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, कौन जाता है, राम जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मोर नाचता है, मोहन हंसता है। मोर नाचता है, कौन नाचता, मोर नाचता है, मोहन हंसता है, कौन हंसता है, मोहन हंसता है, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्रिया मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। तो बच्चों सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्म के साथ, कर्म के साथ क्रिया होती है, और एक कर्मक और द्विकर्मक होती है। एक कर्मक रूप में होती है और द्विकर्मक रूप में होती है। अब एक कर्मक की बात करें। अच्छा, ये सकर्मक क्रिया का जवाब जो होता है क्या तथा किसे से मिलता है। जैसे बात करें एक कर्मक में, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रामायण किसने लिखी, या हम कहें कि वाल्मीकि ने क्या लिखा, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा। तो क्या से जवाब मिलता है, इसलिए एक कर्म है। अगर हम द्विकर्मक की बात करते हैं, मैं मोहन को वेद पढ़ाता हूं, मैं मोहन को वेद पढ़ाता हूं। मैं किसे वेद पढ़ाता हूं, मोहन को। मैं मोहन को क्या पढ़ाता हूं, वेद पढ़ाता हूं। तो इसमें क्या है और इसमें क्या, किसे, दोनों लगा है, इसलिए 2 क्रिया हो गया। स्टूडेंट सकर्मक क्रिया इसमें 2 थे, इसलिए द्विकर्मक सकर्मक में हो गया ये। अब बात करते हैं स्टूडेंट ये संयुक्त क्रिया। क्रिया में मिश्र रूप में होती है, जिसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रिया का एक साथ पाया जाना संयुक्त क्रिया होता है। 2 या 2 से अधिक क्रिया का एक साथ पाया जाना ये संयुक्त क्रिया होता है। जैसे मुझे देखकर
देखकर पढ़ने लगा। ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त क्रिया कितने प्रकार का होता है? संयुक्त क्रिया 11 प्रकार का होता है। संयुक्त क्रिया 11 प्रकार का होता है। अब एक एक क्रिया संयुक्त में आपको बताते चला स्टूडेंट। पहला आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। देखो, किसी काम के आरंभ होने का जब क्रिया बोध कराते हैं तो उसे हम आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह जाने लगा, वह पढ़ने लगा, राम गाने लगा, राम सोने लगा। तो काम प्रारंभ होने का बोध हो रहा संयुक्त रूप से, इसलिए ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। आगे बढ़ते हुए अब हम स्टूडेंट दूसरा संयुक्त क्रिया की बात कर लेते हैं। ये समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होता है। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया में हम जैसे बात करते हैं स्टूडेंट, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह लिख चुका है, वह सो चुका है, वह आ चुका है। काम के समाप्त होने का बोध होता है। ये समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होता है। बात करते हैं तीसरे संयुक्त क्रिया। अब देखो बच्चों, जो तीसरा संयुक्त क्रिया होता है वो अवकाश बोधक क्रिया होता है। वह मुश्किल से पढ़ने पाया, राम भीड़ के कारण देर से मंदिर पहुंचा। राम, माफ कीजिएगा, संयुक्त क्रिया में ये क्या कहते हैं उसको, नंबर 3 है। नंबर 3 में अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया में जैसे बड़ा मुश्किल से पढ़ने पाया, वह मुश्किल से पढ़ने पाया, वह मुश्किल से पढ़ने पाया। राम भीड़ के कारण देर से आया, राम भीड़ के कारण देर से आया, राम भीड़ के कारण देर से आया। वह मुश्किल से पढ़ने, यहाँ अवकाश का बोध हो रहा है संयुक्त रूप से, इसलिए ये अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। आगे हम बात करते हैं नंबर में 4। कुल 11 होते हैं संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक क्रिया। जैसे अनुमति का बोध होता है, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे आने दो। ये अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होता है। अब बात करते हैं नंबर में 5। बच्चों, जो नंबर में 5 हमारा है वो ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे हवा चल रही है,
पढ़ता रहता है। यहाँ नित्यता का बोध हो रहा है स्टूडेंट। जैसे राम सोता रहा, हवा चल रही है, वह पढ़ता रहता है, मतलब उसके पढ़ने का काम कभी रुकता नहीं है। हवा चल रही है, हवा रुकी नहीं है, हवा हमेशा चलती रहेगी स्टूडेंट, जिसे हम नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं सिक्स का। तो हमारा सिक्स में क्या है स्टूडेंट? आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जैसे ये बोध कराता है किसका? आवश्यक किस रूप में? संयुक्त क्रिया के रूप में। जैसे हम बात करें, यह काम मुझे करना पड़ता है, यह काम मुझे करना पड़ता है, यह काम मुझे करना पड़ता है। आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया है, यह काम मुझे करना पड़ता है। स्टूडेंट, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए तुम्हें यह काम करना चाहिए। देखिए, आवश्यक बोधक काम का आवश्यक होना, यह काम मुझे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस काम को करने की मेरी आवश्यकता है। तुम्हें यह काम करना चाहिए क्योंकि तुम्हें यह काम करने की आवश्यकता है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं जो संयुक्त क्रिया में हमारा 7वें नंबर का है, 7वें नंबर पे आ चुके हैं। यह है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में निश्चितता का बोध होता है। जैसे वह गिर पड़ा, निश्चित तौर पे वह गिर पड़ा, वह गिर पड़ा। स्टूडेंट, निश्चित तौर पे वह गिर पड़ा। अब जैसे मान लो, अब हम ये कहें, अब दे ही डालो, दे ही डालो, मतलब कुछ बचा नहीं है, अब दे ही डालो। तो स्टूडेंट, निश्चितता का यहाँ बोध हो रहा है, इसलिए निश्चित बोधक संयुक्त क्रिया है। बात करते हैं 8 का। देखो बच्चों, जो हमारा ये 8वां बिंदु है वो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया है। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। अब इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया में हम बात करें बच्चों, जैसे मैं खाना चाहता हूं, मेरी इच्छा, मैं जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा, मैं खाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा हो गई। मैं जाना चाहता हूं, मतलब क्या? यह मेरी इच्छा हो गई। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, मैं खाना चाहता हूं मतलब मेरी इच्छा, मैं जाना चाहता हूं मतलब मेरी इच्छा। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं, तो अब टोटल जो संयुक्त क्रिया होती है 11 होती है, जिसमें 9वां अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें अभ्यास की बात होती है। जैसे हम बात करें बच्चों, तो इसमें अभ्यास बोधक, यह पढ़ा करता है, वह जाया करता है, मतलब यह पढ़ा करता है मतलब बार बार पढ़ता है, वह जाया करता है, बार बार जाता है। तो यह हमारा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हो गया। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं हमारा जो 10वां पॉइंट है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया।
शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें शक्ति का बोध होता, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया में शक्ति का बोध होता। जैसे मैं बोल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। शक्ति बोधक में शक्ति का बोध होता, मैं बोल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, इसलिए शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अब स्टूडेंट आखिरी जो हमारा ये पॉइंट है वो है ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अब पुनरुक्त संयुक्त क्रिया में क्या होता है? पुनरुक्त की बात होती है जैसे वह प्राय आया जाया करता है, वह प्राय आया जाया करता है। तो देखो आया जाया मिलते वर्ड है, इसलिए वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तब स्टूडेंट पुनरुक्त संयुक्त क्रिया में वह प्राय ये आया जाया करता है। और देखो आया जाया समान ध्वनि के हैं, पढ़ते पढ़ते समान ध्वनि के हैं, इसलिए वो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हमारा होगा। अब इस प्रकार बात करते हैं, एक प्रश्न और बनता है परीक्षा में, काम होने का बोध कराता है वो क्रिया कहलाता है। काम होने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। अब ये क्रिया दो तरीके का जैसे होता है, एक मुख्य क्रिया और दूसरा सहायक क्रिया। अब इसे आप समझ लें, राम स्कूल जाता है। अब इसमें जाना जो है ये मुख्य क्रिया है, जबकि है सहायक क्रिया है। अब आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हुए क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है? जैसे ये राम स्कूल जाता है में जाना मुख्य क्रिया है, जबकि है सहायक क्रिया है। अब स्टूडेंट हम आपको ये 10 प्रश्न देंगे। 10 प्रश्न का उत्तर सही तो बात पक्की। अब स्टूडेंट 10 उत्तर सही तो बात पक्का, यानी आप परीक्षा क्वालिफाई करने योग्य हो चुके होंगे। कब? जब 10 प्रश्न आपके सही होंगे तब। चलो चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स, राइट द फर्स्ट लुक एट बोर्ड। पहला सवाल देखिए आप हिंदी का। हिंदी तो पढ़ते जरूर हैं, सभी विषय पढ़ते हैं, लेकिन आप उसको जो है सफलता के ध्येय से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ने का आनंद लेते हैं। कुछ आया कुछ भूल गया, इस तरह पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई देखिए सटीक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे सिपाही का, चाहे सुपर टेट का, चाहे दरोगा का, यदि आप सिलेबस के अनुसार तैयारी नहीं करेंगे तो फिर सफल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चा लोग ध्यान दो, ये 10 प्रश्न का उत्तर सही है तो पक्का, यानी आपकी अच्छी तैयारी है, आपने जो कुछ सीखा। आइए पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अब इस तरह हम लोग बात करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। चलो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप लोग उसको बताने की कोशिश करें। मैं खाना खा चुका हूं। पहला प्रश्न है,
मैं खाना खा चुका हूँ में किस प्रकार की क्रिया है? मैं खाना खा चुका हूँ में किस प्रकार की क्रिया है? चलो बताओ। संयुक्त क्रिया हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा संयुक्त क्रिया। स्टूडेंट, जिन लोगों का संयुक्त क्रिया उत्तर सही है उन लोगों का ये प्रश्न सही है। अब दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हुए बच्चों, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्या उत्तर होगा? बताने की कोशिश करो। क्रिया। उत्तर हमारा होगा एक क्रिया। अब स्टूडेंट, हम ये तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा स्वतंत्र धातु किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र धातु किसे कहते हैं? चलो सोच लो। मूल धातु को। हमारा उत्तर होगा स्वतंत्र धातु किसे कहते हैं? मूल धातु को कहते हैं। अब प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हुए ये क्रिया के मूल रूप को, बच्चों क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताओ, कोशिश करो। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब स्टूडेंट, ये 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हथियाना चिकनाना में क्रिया कौन सी है? हथियाना चिकनाना में क्रिया कौन सी है? नाम धात। स्टूडेंट, हमारा उत्तर हो जाएगा नाम धात। प्रश्न 6, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन स्पष्ट करता है? मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन स्पष्ट करता है? उत्तर बताइए। सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन स्पष्ट करता है? उत्तर हमारा होगा सहायक क्रिया। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हुए राम सो रहा है में सकर्मक क्रिया होगी या कर्मक क्रिया होगी? राम सो रहा है, कौन सो रहा है? राम सो रहा है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रश्न 8 की बात करते हैं। ये डाकिया चिट्ठी लाया में कौन सी क्रिया? डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्नों का। राम फल खाता है। राम फल खाता है। राम क्या खाता? फल खाता। सकर्मक क्रिया। यदि हम बात करें सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, मान लो यहाँ सेंटेंस वाक्य है सीता गीत गाती है। सीता क्या गाती है? ये गीत गाती है, इसलिए क्या से जवाब मिला तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जब जवाब क्या से मिले या किसे से मिले तो सकर्मक क्रिया होगा। जब जवाब कौन से मिले तो अकर्मक क्रिया होगा। आना जाना, खाना पकाना, सोना रोना, ये संभवतः जितनी भी क्रियाएं हैं सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार 10 प्रश्न में जिसका 10 प्रश्न सही है वो पक्का सफल है। बाकी लोग कोशिश करें कि 10 में 10 लाने का प्रयास करें। ये विषय के रूप में हिंदी जो लेसन है, क्रिया है स्टूडेंट, समाप्त हो चुका है। फिर अगले लेसन में हम लोग समास के रूप में मिलेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।